16 जुलाई 1945 की सुबह तकरीबन 5:30 बजे अमेरिका की स्टेट न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल बॉम्ब का एक्सप्लोजन नहीं था। ये फर्स्ट ओकेजन था जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया जा रहा था। इस न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम ट्रिनिटी था और इस प्रोजेक्ट को साइंसदान जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर लीड कर रहे थे। ओपेनहाइमर खुद ये एक्सप्लोजन देखकर शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने गेस किया था कि इस एक्सप्लोजन की पावर तकरीबन 0.3 किलो टन टीएनटी के इक्विवेलेंट होगी, लेकिन रियलिटी में ये एक्सप्लोजन 50 टाइम्स ज्यादा डेंजरस निकला, यानी तकरीबन 15 से 20 किलो टन टीएनटी के इक्विवेलेंट। इस एक्सप्लोजन की हीट इतनी सीवियर थी कि जैसे स्टील टावर पर लटका कर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, वो कंप्लीटली एवोपरेट हो गया। शॉक वेव 160 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई और जो मशरूम क्लाउड बना वो 12 किलोमीटर ऊपर तक गया। ये सब देखकर ओपेनहाइमर इतना सख्ते में आ गए कि उन्होंने भगवत गीता की एक लाइन बोली, Now I am become death, the destroyer of worlds. इस टॉपिक पर क्रिस्टोफर नॉलन ने एक ओपेनहाइमर के नाम से फिल्म भी बनाई है। इस वाकये की स्टोरी क्या थी, ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाया, क्या वो हीरो था या विलन, और इसने कैसा महसूस किया जब इसके बनाए गए बम की वजह से लाखों लोगों की दर्दनाक मौत हुई। आइए आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली भी तमाम दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। जोलिस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था जिसने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन बनाया। वो 1904 में एक जर्मन यहूदी फैमिली में न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुआ। बचपन से ही इसे चाइल्ड जीनियस माना जाता था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही वो एडवांस्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा था और मिनरलोजी में भी इसकी खास नॉलेज थी। ये इतना ज्यादा नॉलेजेबल था कि 12 साल की उम्र में इसे न्यूयॉर्क के मिनरलॉजिकल क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। 1920 में जब वो हार्वर्ड गया, इसने 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल में कंप्लीट कर ली और अपनी क्लास का टॉपर रहा। इसने केमिस्ट्री में मेजर किया, लेकिन फिजिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर और इवन ईस्टर्न रिलीजन की भी इसे नॉलेज थी। लेकिन हार्वर्ड में जाकर इसे एहसास हुआ कि इसका रियल पैशन तो फिजिक्स है। 1930 में 23 साल की उम्र में इसने अपना पीएचडी कंप्लीट किया, लेकिन इस जीनियस के पीछे एक डार्क साइड भी छुपी थी। इसके फ्रेंड्स कहते थे कि ओपेनहाइमर में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज बहुत ज्यादा थी। वो चेन स्मोकर था और डिप्रेशन में मुब्तला रहता था। एक दिन इसने अपने भाई से कहा कि मुझे फिजिक्स की फ्रेंड्स से ज्यादा जरूरत है। वो सिर्फ पढ़ाई में मसरूफ रहता और दुनिया में क्या हो रहा है इससे ला ताल्लुकी इख्तियार रखता। 1930 की दिहाई के अर्ली ईयर्स तक जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में आया, तब जाकर वो पॉलिटिकली अवेयर हुआ। हिटलर के ऑपरेशन की वजह से बहुत से जर्मन साइंसदान जर्मनी छोड़कर अमेरिका आ गए, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन वॉन न्यूमैन, लियो सिजलार्ड, हांस बैथ, एडवर्ड टेलर और एनरिको फर्मी। ये सब मोस्टली जर्मन यहूदी थे और ओपेनहाइमर भी जर्मन यहूदी फैमिली से था, इसलिए यहूदियों पर होने वाले ऑपरेशन ने इसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ा दिया। 1936 में इसने कहा, मुझे समझ आई कि किस तरह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की लाइफ पर असरअंदाज होती हैं, इसलिए मुझे इस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत महसूस हुई। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होकर वो बहुत सी पॉलिटिकल मीटिंग्स में गया और लेबर यूनियंस को बहुत पैसे डोनेट किए। सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। अमेरिका इस जंग में शामिल होने की फेवर में नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रिपरेशन कर रहा था।
एक्चुअली हुआ ये था कि जंग स्टार्ट होने से एक महीना पहले अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सजलार्ड ने अमेरिकी प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने वार्न किया था कि हिटलर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अमेरिका को रेडी रहना चाहिए। ये लेटर पढ़कर प्रेसिडेंट ने इमीडिएटली यूरेनियम पर एडवाइजरी कमेटी बना दी और साइंसदानों और मिलिट्री ऑफिशियल्स की एक टीम बनाई गई। इनका काम था यूरेनियम के पोटेंशियल पर रिसर्च करना कि क्या इससे बम बनाया जा सकता है या नहीं। यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद गवर्नमेंट ने एनरिको फर्मी और लियो सजलार्ड को फंड करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर रिसर्च करें कि ये किस तरह काम करते हैं और कैसे यूरेनियम आइसोटोप्स को सेपरेट किया जा सकता है। असल में ज़मीन पर नेचुरली यूरेनियम जो पाया जाता है वो 238 आइसोटोप होता है, जिसमें सिर्फ 1% से भी कम यूरेनियम 235 आइसोटोप निकलता है और यही आइसोटोप बम बनाने के काम आता है। फर्स्ट चैलेंज था कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। साइंसदानों को कहा गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को कुछ ना बताया जाए क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि आइंस्टाइन की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग है जो सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। ओपेनहाइमर ने एडवर्ड टेलर और दूसरे साइंसदानों के साथ मिलकर न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च शुरू कर दी। दिसंबर 1940 में यूरेनियम 235 के अलावा एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम था प्लूटोनियम। अक्टूबर 1941 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को मैसेज सेंड किया कि दोनों कंट्रीज मिलकर एटॉमिक डेवलपमेंट पर काम करते हैं। 2 महीने बाद 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया और अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। अब न्यूक्लियर बम बनाना एक साइंटिफिक मिशन नहीं बल्कि एक मिलिट्री मिशन बन चुका था। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट पर $2.2 बिलियन स्पेंड किए, जो आज के दौर में तकरीबन $24 बिलियन बनते हैं। अमेरिकी आर्मी के पास एक इंजीनियरिंग विंग था जिसे आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स कहा जाता था। यह आर्मी के लिए पोर्ट्स और एयरफील्ड्स बनाता था। सदर रोजवेल्ट ने इस प्रोजेक्ट के लिए जून 1942 में इस विंग की इन्वॉल्वमेंट को अप्रूव कर दिया। अब नॉर्थ अटलांटिक डिवीजन का ऑफिस मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में था और जब इन्हें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो उन्होंने इसी बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पर अपना हेडक्वार्टर बनाया। इस हेडक्वार्टर को मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। जनरल लेस्ली ग्रोवर्स को इसका हेड अपॉइंट किया गया और इसने ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब डिजाइन का लीडर बना दिया और यहाँ से शुरुआत होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए ओक रिज टेनेसी में एक पूरा सिटी बिल्ड किया गया। इस शहर को सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया था। हजारों साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और वर्कर्स को यहाँ मूव किया गया सिर्फ इसलिए कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाया जाए। यूरेनियम 238 में फिजन रिएक्शन बहुत कम होता है जिसकी वजह से चेन रिएक्शन नहीं हो पाता जिससे बम बनाया जा सकता है। सिर्फ यूरेनियम 235 ही एक ऐसा आइसोटोप है जो कि एक चेन रिएक्शन बना सकता है और इसीलिए यूरेनियम 235 निकालना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा एक दूसरी लोकेशन पर वॉशिंगटन में प्लूटोनियम भी प्रोड्यूस किया जा रहा था। प्लूटोनियम भी यूरेनियम 238 से ही प्रोड्यूस किया जाता है। दरअसल हाइड्रोजन का एक आइसोटोप यूरेनियम 238 से बम्बार्ड किया जाता है तो प्लूटोनियम की प्रोडक्शन होती है और फिर पता चलता है कि प्लूटोनियम और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव और बहुत ज्यादा फिजनेबल है एज कंपेयर टू यूरेनियम 235। अब इन दोनों लोकेशंस के अलावा एक तीसरी लोकेशन भी ढूंढने की कोशिश की जा रही थी जहां असल में
काम होगा इन बॉम्ब्स को बनाने और डिजाइन करने का, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट वाई। जनरल ग्रूवर्स एक दूर की रिमोट सी लोकेशन चाहते थे ताकि ये प्रोजेक्ट सीक्रेट रखा जा सके, और ओपेनहाइमर को ऐसी ही एक लोकेशन पता थी जहां उसने एक दफा अपनी एक वेकेशन स्पेंड की थी, माउंटेन्स और खूबसूरत लैंडस्केप के बीच न्यू मैक्सिको की पैकोज वैली। इस सारी प्लानिंग के बाद अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करना। 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी ने फर्स्ट टाइम चेन रिएक्शन का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। इस टाइम तक जनरल ग्रूवर्स ओपेनहाइमर की एबिलिटी से काफी इंप्रेस हो चुके थे। वो चाहते थे कि इसे प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर अपॉइंट करें, लेकिन आर्मी के कुछ सीनियर मेंबर्स को ओपेनहाइमर पर डाउट था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन पर शक किया था। ओपेनहाइमर के बहुत से दोस्त, इसकी वाइफ और इवन इसका भाई भी हार्डकोर कम्युनिस्ट थे। खुद ओपेनहाइमर भी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से खासा इन्फ्लुएंस था। अमेरिका को डर था कि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इनके अगेंस्ट जा सकती है, लेकिन इन तमाम कंसर्न्स के बावजूद जनरल ग्रूवर्स ने पर्सनली ओपेनहाइमर को सपोर्ट किया और कहा कि यह प्रोजेक्ट ओपेनहाइमर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है और वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एसेंशियल है। जिसके बाद 20 जुलाई 1943 में ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। दरअसल ओपेनहाइमर की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट थी क्रिटिकल मास को कैलकुलेट करने के लिए कि इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कितनी क्वांटिटी चाहिए कि चेन रिएक्शन प्रोड्यूस हो सके और कंट्रोल हो सके और एक बम धमाका किया जा सके। अमेरिका उस वक्त 2 किस्म के एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था। पहला यूरेनियम 235 से, जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया। दूसरा प्लूटोनियम से, जिसका नाम फैट मैन रखा गया था। लिटिल बॉय गन टाइप डिजाइन पर था, जबकि फैट मैन के अंदर इम्प्लोजन मेथड यूज किया गया था। फिर 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में गैजेट के नाम से एक प्लूटोनियम बम को 100 फीट के स्टील टावर पर हैंग करके टेस्ट किया गया, द ट्रिनिटी टेस्ट। और फिर वो एक्सप्लोजन हुआ, जिसके बाद ओपेनहाइमर ने कहा, Now I am become death, the destroyer of worlds. स्टील टावर जिस पर ये बम लटकाया गया था वो पूरा का पूरा एवोपरेट हो गया। अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 3 दिन बाद नागासाकी पर फैट मैन बम ड्रॉप किया गया। ओपेनहाइमर को हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बाद बहुत खुशी हुई। इसका कहना था कि काश ये बम हिटलर के अगेंस्ट भी यूज हो, लेकिन नागासाकी के बाद वो सकते में रह गया और इसे इतना रिग्रेट हुआ कि इसने ये क्या कर डाला और क्या टेक्नोलॉजी इसने इंसानों के हाथ में दे दी। 17 अगस्त को ये खुद वॉशिंगटन तक गया सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने और इसको अपना खत देने, जिसमें कहा गया था कि एटॉमिक बॉम्ब्स पर बैन होना चाहिए। हिरोशिमा पर गिराए गए बम को ओपेनहाइमर एक नेसेसरी इविल समझता था, लेकिन फिर नागासाकी के अटैक के बाद उसे ये डर लगने लगा कि आने वाले वक्त में दुनिया के दूसरे ममालिक इस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी दौरान अप्रैल 1945 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट इस दुनिया से चल बसे थे और इनकी जगह अब हैरी ट्रूमन प्रेसिडेंट बन गए थे। नागासाकी के ठीक 2 महीने बाद उसे प्रेसिडेंट ट्रूमन से मिलने का मौका मिला और प्रेसिडेंट से मिलकर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि आई हैव ब्लड इन माय हैंड। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रूमन ये सुनकर इतना गुस्से में आ गए कि अपने सेक्रेटरी से कहा कि इसे मेरे ऑफिस से निकाल दो और आइंदा मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और फिर ओपेनहाइमर ने यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ मिलकर काम शुरू किया
ताकि न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल रखा जा सके और मजीद न्यूक्लियर अटैक्स को रोका जा सके। लेकिन फिर 1949 यानी 1949 में प्रेसिडेंट ट्रूमैन इसी कमीशन के पास हाइड्रोजन बम बनाने का आइडिया लेकर गए, लेकिन ओपेनहाइमर ने इस आइडिया को स्ट्रांगली अपोज किया। मगर इसका इसे कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका ने आगे चलकर हाइड्रोजन बम बनाया भी और 1952 में पैसिफिक ओशन के मार्शल आइलैंड के मकाम पर इसे टेस्ट भी किया। एडवर्ड टेलर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया और इन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर को नोबेल प्राइज के लिए 3 दफा नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो इसको कभी मिल ना सका। ओपेनहाइमर की रेजिस्टेंस और इसकी लेफ्ट विंग की सोच की वजह से इसे नौकरी से भी निकाल दिया गया और इसने बाकी की लाइफ एकेडमिक प्रोफेशन में गुजारी और दुनिया भर में जाकर लेक्चर्स दिए। 1965 में 62 इयर्स की एज में थ्रोट कैंसर की वजह से इसकी डेथ हो गई, जो कि कोई हैरान कुन बात नहीं थी, क्योंकि वो खतरनाक किस्म का चेन स्मोकर था पूरी जिंदगी। आज दुनिया में 9 मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके, इजराइल, रशिया और नॉर्थ कोरिया। लेकिन लकीली पिछले 80 साल में कोई और न्यूक्लियर बम यूज नहीं हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली भी तमाम दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। अब अपने दोस्त सोहेब को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।